देवगन और आप देख रहे हैं वीकेंड का सबसे धारदार, सबसे मजबूत कार्यक्रम प्राइम टाइम का नंबर 1 शो। मोदी को गद्दार बोलकर तू तलाक की भाषा बोल के हासिल क्या करिएगा? अब ये आदमी का गद्दार मत बोलना। नहीं बोलेंगे। मैं कहता हूं गद्दार है, गद्दार है, गद्दार है। अगर देश का विपक्ष का नेता बदलेगा नहीं, 2 पासपोर्टधारी है तो बताइए ये देश के साथ क्या है? गद्दारी है। यूनिवर्सिटी का मेरी बात सुनिए, बहुत इंटेलेक्चुअल कार्यक्रम था जिसमें अच्छे वक्ता थे। एक सेकंड नहीं, बोल ये क्या है? इंटेलेक्चुअल कार्यक्रम है और गाली दे रहे हैं। इंटेलेक्चुअल बड़बड़ तो अखिलेश यादव ने गिराया था। बड़बड़ मुझे जब आप बुलवाओगे मैं जब बोलूंगा, बड़बड़ अपने पिताजी को जब आप टाइम दोगे जब बोलूंगा। याद है वो? नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं वीकेंड का सबसे धारदार, सबसे मजबूत कार्यक्रम प्राइम टाइम का नंबर 1 शो। करीब 15 दिन बाद तीसरे टर्म वाली मोदी सरकार को 2 साल पूरे हो जाएंगे और कुल मिलाकर देखें तो प्रधानमंत्री मोदी को देश की कमान संभाले 12 साल हो जाएंगे। इस दौरान बीजेपी ने जीत के नए नए कीर्तिमान बनाए हैं। पूरे नॉर्थ ईस्ट में की सत्ता बीजेपी के हाथ में है। बंगाल में पहली बार भारतीय जनता पार्टी की विजय पताका लहराई। दूसरी तरफ कांग्रेस है जो बीते 20 साल में 99 चुनाव हार चुकी है, यानी हार की सेंचुरी के करीब खड़े हैं राहुल गांधी। क्या इसी हार पर हार का एक फ्रस्ट्रेशन राहुल गांधी के मन में और दिमाग में छा गया है? प्रधानमंत्री मोदी के लिए अपशब्द कह रहे हैं, जैसा बीजेपी आरोप लगा रही है। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को गद्दार बुला रहे हैं। आज इसी सवाल पर जनता जनार्दन के बीच होगी वीकेंड की यह सबसे बड़ी चर्चा। तो स्वागत है आपका ये देश है हमारा के आज के ब्रॉडकास्ट में जोरदार तालियों के साथ। कि आपका प्रधानमंत्री गद्दार है, आपका होम मिनिस्टर गद्दार है। और मैं मानता हूं कि भारतीय राजनीति का आप राहु है। नरेंद्र मोदी रोएगा जैसे कोविड के समय रोया था। राहुल गांधी पूरी तरीके से पगला गए हैं या किसी मानसिक बीमारी से ग्रस्त हैं। और नरेंद्र मोदी क्या कहता है विदेश मत जाओ, और फिर अपने जहाज तोड़ के विदेश चला जाता है। राहुल गांधी फ्रस्ट्रेशन में दिमागी दिवालियापन हो गया। क्या वाकई राहुल गांधी सियासी तौर पर फ्रस्ट्रेट हो गए हैं जैसा कि बीजेपी दावा कर रही है? तथ्यों के आधार पर फैक्ट चेक कर लेते हैं। सिर्फ हालिया चुनावों की बात करें तो हरियाणा, महाराष्ट्र, दिल्ली, बिहार, असम और पश्चिम बंगाल में कांग्रेस की करारी हार हुई है। वहीं केंद्र की बात करें तो कांग्रेस पार्टी बैक टू बैक 3 बार हार चुकी है, यानी हार की हैट्रिक लगा चुकी है। नकारात्मक सोच रखने वाले राहुल गांधी जी एक के बाद एक वो चुनाव में हारते हैं। उसका जो फ्रस्ट्रेशन है, खुंदकी भावना है, वो नजर आती है। जिस प्रकार से वो गाली गलौच पे उतर आए हैं। राहुल गांधी जी एक नाकाबिल आदमी है, एक नालायक राजनेता है, क्योंकि उनको जबरन उस कुर्सी पे बिठाया गया है जिसके वो काबिल नहीं है। देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी यानी कांग्रेस का हाल ये है कि पिछले 20 साल में पार्टी 99 चुनाव हार चुकी है, यानी हार की सेंचुरी के बेहद करीब है। राहुल गांधी पहली बार 2004 में सांसद बने, यानी वो पिछले 22 साल से सक्रिय राजनीति में हैं। 24 सितंबर 2007 को राहुल कांग्रेस महासचिव बने। जनवरी 2013 में राहुल कांग्रेस उपाध्यक्ष बने और दिसंबर 2017 में अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठ गए। निश्चित तौर से राहुल गांधी ने जो कुछ कहा है वो सही कहा है। आर्थिक स्थिति दिन ब दिन खराब हो रही है, हमारी इकोनॉमी खराब होती चली जा रही है। अगर देश बर्बादी की तरफ जा रहा है, इसलिए राहुल गांधी जी चिंता कर रहा है देश की। कुल मिलाकर करीब 20 साल से वो कांग्रेस में निर्णायक रोल में है, लेकिन अब स्थिति ये हो गई है कि देश के कई बड़े राज्यों में कांग्रेस को दशकों से सत्ता के दर्शन नहीं हुए हैं। तो क्या वाकई हार की हताशा में सियासी तमाशा हो रहा है? आज इसी सवाल पर जनता के बीच होगी देश की सबसे बड़ी बहस। जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन करिए गौरव भाटिया का, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, नेता, सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट अभय दुबे, कांग्रेस पार्टी के नेता प्रवक्ता, उनका अभिनंदन है।
बेहद फिट नजर आ रहे हैं। लगता है मोदी जी की फिट इंडिया मूवमेंट का बेनिफिट उठा रहे हैं। ओके, राजकुमार भाटी हमारे साथ समाजवादी पार्टी के नेता, आजकल हेडलाइंस पे निरंतर बने हुए हैं, कोई कमी नहीं है। ओके, सत्यप्रकाश मिश्रा है जनता दल यूनाइटेड के, एनडीए के घटक दल हैं, जोरदार अभिनंदन, जोरदार तालियां इनके लिए, जनता जनार्दन के लिए जोरदार तालियां, अभिनंदन। गौरव भाटिया, क्या आपको लगता है कि सियासत का स्तर गिर गया है? क्योंकि आपकी तरफ के नेताओं ने भी राहुल गांधी के लिए बहुत कुछ बोला है, राहुल गांधी ने भी तू तलाक की भाषा बोली है, क्या कहना चाहते हैं? शुरुआत के 50 सेकंड में देना चाहता हूं। देखिए, सबसे पहले तो यह कहना चाहता हूं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री के लिए जो आप शब्द कहते हैं, उनके लिए भारत की जनता काफी है। नेस्त नाबूद कर देगी, जैसे भारत सरकार से हटाया है, उत्तर प्रदेश से हटाया है, हर प्रदेश से हटाया है। और आलोचकों का मैं बड़ा सम्मान करता हूं, मुखालफत से मेरी शख्सियत निखरती है। ये है आदरणीय प्रधानमंत्री जी, जो देश की जनता के दिल पे राज करते हैं। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूं अमीश भाई, अभी कुछ महीने पहले राहुल गांधी कह रहे थे मोहब्बत की दुकान, मोहब्बत की दुकान। अरे ये मोहब्बत की दुकान में नफरत का पकवान क्या कर रहा है जो मोदी जी को गाली देता है? दूसरी बात, आप समझिए ये नरेंद्र मोदी जी कौन है? पहले राहुल गांधी और पूरी कांग्रेस एक हो गई, नकली गांधी एक हो गया, मोदी जी अंगद का पांव हिला नहीं पाया। अरे ममता आओ, अखिलेश आओ, तेजस्वी आओ, कोई तो आओ, लेकिन मोदी जी का पांव नहीं हिला पाया। ये है नरेंद्र मोदी जी। और अब नफरत में जो बोल रहे हैं, आप सोचिए, ये उकसा रहे हैं। आप याद करिए, नेपाल में, श्रीलंका में, बांग्लादेश में, जब वहां पे गृह युद्ध जैसे हालात थे, तो राहुल गांधी बोले जेन जी निकलो, भारत में भी यही होगा, डंडे से पीटेंगे मोदी जी को। लेकिन भारत सबसे ज्यादा स्थिर देश है और नहीं हुआ। और अब क्या कह रहे? मोदी जी के सामने जाके बोलो, बेझिझक गद्दार हो। मैं कहता हूं मोदी जी के पूरे शरीर की एक एक रक्त की जो बूंद है, वो कहती है भारत माता की जय। और इन कांग्रेसियों को निचोड़ दो तो एक बूंद जो है आपको देश प्रेम की नहीं मिलेगी। ओके, आपने अपनी बात को रखा। आखिरकार प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को गद्दार कहने की आवश्यकता क्यों पड़ी कांग्रेस के सर्वोच्च नेता को, राहुल गांधी जी को, जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन भी है? क्या आपको लगता है आपने बैठे बैठाए बीजेपी को एक बड़ा मुद्दा दे दिया? आपको समस्या है आर्थिक तौर पर, आपको लगता है देश में समस्या है, आप मुद्दे उठाइए, लेकिन मोदी को गद्दार बोलकर, तू तलाक की भाषा बोल के हासिल क्या करिएगा? 32 सम्मान विदेश में मिल चुके हैं नरेंद्र मोदी को, जो इतिहास में किसी प्रधानमंत्री को नहीं मिले, ना भारत में ना भारत के बाहर। अमीश देवगन जी, आपने कहा कांग्रेस पार्टी लगातार हार रही है, तो भारतीय जनता पार्टी ने कुछ जीत खड़ी की है देश की हार की बुनियाद पर। युवाओं के रोजगार के अवसरों को हराकर, किसानों की आमदनियों को हराकर और सैनिकों की जिंदगियों को हराकर कुछ जीत खड़ी की है इन्होंने। प्रधानमंत्री जी, कौन सी वफादारी का काम आपने किया? अभी अडानी ने 2400 करोड़ रुपए का जुर्माना अमेरिका में भरा है, जानते हैं? आरोप क्या था? आरोप यह था कि 2300 करोड़ रुपए की रिश्वत हिंदुस्तान में एनर्जी के प्रोजेक्ट्स के लिए दिए। अमेरिका में मुकदमा सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन में इसलिए किया गया उनके खिलाफ क्योंकि अमेरिकी निवेशकों से उन्होंने पैसा उगाया था। तो उनको नोटिस तक नहीं देना चाहते प्रधानमंत्री जी। राहुल गांधी जी ने क्यों यह आरोप आप पर लगाया? क्योंकि चीन भारत की भूमि में घुसता है और आप संप्रभुता की रक्षा, राहुल गांधी जी ने कहा कि संविधान पर हमला कर रहे हैं। संविधान पर हमला कैसे कर रहे हैं? भारत की संप्रभुता की रक्षा करने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शपथ तो लेते हैं, लेकिन क्लीन चिट चाइना को दे देते हैं। आपको शर्म आनी चाहिए। भारत का किसान फर्टिलाइजर की कमी से जूझ रहा है प्रधानमंत्री जी। हमारे पास 114 मिलियन मैट्रिक टन की कमी इस खरीफ के सीजन में है। रशिया से एक एलएनजी का टैंकर आया था, डर के मारे आपने उसको सिंगापुर में खड़ा करा दिया कि नहीं नहीं, चाइना ने उसको ट्रैक कर लिया है, हम नहीं लेंगे। प्रधानमंत्री जी, ये प्रमाण है मेरे पास। कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, जब ये पूछा गया, हिलेरी क्लिंटन आई थी प्रतिबंध लगाने ईरान पर, तो ये पूछा पत्रकार ने कि क्या आप इसी उद्देश्य से हिंदुस्तान आइए, तो हमारे विदेश मंत्री ने जवाब दिया कि कोई एक देश दूसरे देश पर प्रतिबंध नहीं लगा सकता। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी। लेकिन गद्दार आप एक लाइन का जवाब दे दीजिए जिसका मैं बिल्कुल नहीं। गद्दार क्यों बोला? देश के प्रधानमंत्री को गद्दार क्यों बोला गया? गृह मंत्री को गद्दार क्यों बोला गया? इसलिए कि देश से वफादारी, गद्दार हैं दोनों देश, इसलिए देश से वफादारी नहीं की। तो कहेंगे कहेंगे तो मोदी गद्दार है? आपको लगता है मोदी और अमित शाह गद्दार हैं? लगता है आपको ऐसा?
अरे संविधान तो अपने में समर्थ है अपनी रक्षा करने के लिए। राहुल जी क्या रक्षा करेंगे? आप इस पे कुछ कहना चाहते हैं? ओके, मोदी गद्दार लगते हैं माता जी आपको जो बोला गया? अगर मोदी को हम गद्दार कहेंगे तो देशभक्त दुनिया में कोई भी नहीं। ओके, कोई भी देशभक्त दुनिया में कोई नहीं। देश पे जो आफत आ रही है इस तरीके से मोदी जी को हंस के वहां पर नहीं करना चाहिए। देश की समस्या जिस समस्या से देश जूझ रहा है, हंसना नहीं चाहिए, हंसने से यार तुम देखो मेलोडी खिला रहे हो, देश को सीरियस ले, वहां जाके मजा ले रहे हो। मतलब नहीं मजा ले रहे हो देश के साथ। तुम जो देश इतनी बुरी हालत से गुजर रहा है, 3000 रुपए का सिलेंडर हो गया है, हर आदमी परेशान है। जो कम परेशानी में हंसना नहीं चाहिए सरदार जी, ये आप इस बात से सहमत है? देखिए सर, मोदी जी जो है ना इस परेशानी में हंसना नहीं चाहिए ये कहा जा रहा है। अरे क्यों नहीं हंसेंगे? धैर्य है, धैर्य अपना धैर्य धारण करेगा तो हंसेगा। देखिए मोदी जी देवता हैं, मोदी जी देश को बचाने के लिए क्या है? मोदी जी देवता है? देवता है, देश को बचाने के लिए अवतरित हुए हैं। जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़ ही असुर अधम अभिमानी, तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा और हर ही दया निधि सज्जन पीरा। देखिए ये मैंने पब्लिक की फीलिंग बताया, ये तो स्टूडियो है, यहाँ पर तो कभी ऑडियंस आ सकता है, सड़क पर भी आप निकलेंगे तो इसी तरह का रिएक्शन देखने को मिलेगा। देयर इज अ नरेंद्र मोदी एक पॉपुलर लीडर है, उसको गद्दार बोलकर मुझे नहीं लगता कांग्रेस कहीं प्रिय प्रजा दुखारी सोई इंद्र पवसी नरक अधिकारी। जिस राजा के राज में प्रजा को दुख भोगना पड़े वो नरक का अधिकारी होता है। ये राम राज्य की अवधारणा थी, याद रखिएगा। इसीलिए मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने अयोध्या में भी सबक सिखाया। आज हिंदुस्तान की जनता त्राहिमाम कर रही। प्रधानमंत्री जी अब यहाँ महंगाई का मातम पसरा हुआ है, वहां मेलोडी ही है, चॉकलेट शर्म आनी चाहिए आपको। ओके, एक तो मेलोडी से पता नहीं क्या दिक्कत हो गई है, 50 पैसे की वो टॉफी नहीं आती है। मतलब देखिए जो आज का मेन प्रमुख मुद्दा है, और हमारी बहनों ने माताओं ने कुछ बात कही, गद्दार प्रधानमंत्री को बुलाया, तो मैं ये कहना चाहता हूं जो चीन के साथ समझौता करे, जब डोकलाम में हमारी वीर सेना चीनी सेना को खदेड़े और वो हक्का नूडल खाए चीनी एम्बेसडर के साथ, उस व्यक्ति को गद्दार कहते हैं, वो है राहुल गांधी। ये एमओयू साइन कर रहे हैं। और अमीश भाई दुख की बात क्या है, 2008 में साइन किया, आज तक ये नहीं बताया। क्या रह जाएगा आप भी राहुल गांधी को अगर गद्दार कहेंगे तो? एक मिनट उन्होंने गलत कहा, आप भी कहेंगे? सुनिए, देश को क्या एग्रीमेंट साइन किया उसी डोकलाम में। एक करके आप 30 सेकंड गौरव भाटिया जी। दूसरी बात, देन भाटी जी। नरेंद्र मोदी जी 12 साल से देश के प्रधानमंत्री है। कोई माइका लाल नहीं है जो भारत की 1 इंच भूमि ले ले, लेकिन 43,000 स्क्वायर किलोमीटर भूमि अगर भारत की किसी ने दी तो वो इस पापी कांग्रेस ने दी। पापी तो कह सकता हूं। तीसरी बात, हिंदी चीनी भाई भाई, हिंदी चीनी भाई भाई, ये तो जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की भारत की सीट कहते हैं चीन को पहले दो। इसलिए गद्दारी क्या होती है मैं आपको बता देता हूं। गद्दारी वो होती है जब आप देश हित में कुछ करना चाहते हैं और नहीं करते हैं और दुश्मन के साथ खड़े होते हैं। जैसे विदेशी भूमि पे राहुल गांधी कहते हैं भारत में लोकतंत्र खत्म हो गया है, लेकिन केरला में सरकार बन जाती है। यह कैसा लोकतंत्र खत्म हुआ है? दूसरा कहते हैं, मेरा सिख भाई वहां बैठा है, नरेंद्र मोदी जी के लिए कहा राहुल गांधी ने कि सिख भारत में जो है पग नहीं पहन सकते, कड़ा नहीं पहन सकते। मैं कड़ा भी पहना हूं, पंजाबी हूं, वहां सिख भी भाई मेरा बैठा है। चुप हो जाइए। अब आप मुझे बताइए, मेरा सिख भाई बैठा है। मैं एक और बात कहता हूं, ये वो सिख कौम है जिसका कत्लेआम किया जब इंदिरा गांधी की मौत हुई और राजीव गांधी बोले बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। गद्दार कैसा होता है? बिल्कुल राहुल गांधी जैसा होता है। ये बात एक सेकंड मैं फिर कह रहा हूं, किसी को गद्दार नहीं बोला जाए। वो मेरे प्रधानमंत्री को गलत बोला, मैं कंडेम कर रहा हूं। जिस दिन अमीश भाई राहुल गांधी माफी मांगेंगे, चौकीदार चोर है, गद्दार है, प्रधानमंत्री कॉम्प्रोमाइज है, मैं अपने सारे शब्द गद्दार है। राहुल गांधी लास्ट टाइम राहुल गांधी चोर है सचमुच में तो खलनायक हो। ठीक है, ओके। अभिनय में महा छलावा है अभियान। बहुत सारे प्रदेश बहुत छोटे उद्देश्य। पूछना चाह रहा हूं गौरव जी, एक सेकंड मैं पूछना चाह रहा हूं, क्या इससे फायदा क्या हो रहा है? क्या आपको लगता है देश की जनता इस तू तलाक वाली भाषा को अब पसंद करेगी? क्या आपको लगता नहीं आपको आत्मचिंतन करना चाहिए? आप जब से नरेंद्र मोदी गुजरात के सीएम थे तभी से आप ये सब कुछ बोलते हुए आ रहे हैं, लेकिन मोदी का कद बड़ा होता जा रहा है। और आज आप देखिए कांग्रेस कहां पहुंच गई है। अंडरस्टैंड,
मतलब ये एक समस्या बड़ी होती जा रही है। आज आप इस बात को नहीं रियलाइज करना चाहते। बंगाल में आज आप कहां खड़े, 50 साल हो गए। अब वोट चोरी का आप नैरेटिव चलाते हैं। 50 साल से क्या वोट चोरी हो रही है? बंगाल में नहीं आ पा रहे आप उत्तर प्रदेश में कितने वर्षों से नहीं आ रहे हैं? आप बिहार में कितने वर्षों से नहीं आ रहे? मध्य प्रदेश जो आपका गृह प्रदेश है, आप वहां से अभय जी आते हैं। जब आखिरी बारी कांग्रेस की सरकार दिग्विजय सिंह की कब थी? आप बताइए, आप कितनी उम्र के थे तब? 2003 में थी। उसके बाद 1.5 साल की सरकार 2018 कैसी चली हमें अमीश पता है। देवगन जी, ऐसा नहीं है। भारतीय तो सेलिब्रेट करिए, आप जीत रहे हैं। नहीं, ये प्रजातंत्र को जीत की लड़ाई लड़ रहे हैं। आपने वेस्ट बंगाल का बोला, वेस्ट बंगाल में पहली बार इनकी सरकार बनी, वोट चोरी नहीं की क्या? गुजरात अरे सत्ता चोरी करने लगे अब तो भारतीय ये गद्दार इसलिए है कि जब भारत में 1% लोग 40% बात को मानिए ना, एक सॉरी, अब याद रखा गद्दार मत बोलना। नहीं बोलेंगे देवगन जी। मैं कहता हूं गद्दार है, गद्दार है, नकली गांधी गद्दार है। करेंगे अबे दुबे देन मिश्रा जी, दुबे जी के बाद मिश्रा जी, फिर भाटी जी। एक सेकंड रगों में दौड़ने फिरने के हम नहीं कायल है। 30 सेकंड जो आंख ही से न टपका तो फिर लहू क्या है? तुम गद्दार हो जब इस देश के 1% मुट्ठी भर 1% मुट्ठी भर लोग अगर देश के 40% संसाधनों पर का हक मार ले तो यह आर्थिक रूप से गद्दार है। जब इस 8,000 करोड़ का इलेक्टोरल बॉन्ड का स्कैम भारतीय जनता पार्टी करेगी तो ये भारत के गद्दार है। चुनाव की जीत तुम्हारी गद्दार नहीं होने का प्रमाण पत्र नहीं हो सकती है। ओके, सत्यप्रकाश मिश्रा, दो चीजें बहुत अहम है। क्या वाकई विपक्ष हजम नहीं कर पा रहा प्राइम मिनिस्टर मोदी का यह सम्मान? 32वां सम्मान प्रधानमंत्री को मिला है, अभी एग्रो मेडल मिला है। ये अपने आप में बहुत बड़ी चीजें हैं, ये अभूतपूर्व उपलब्धियां हैं। क्या विपक्ष हजम नहीं कर पा रहा या उनको भरोसा नहीं है कि एनडीए बीजेपी उतनी सफल है? देखिए, इसके दो पक्ष हैं। मुझे उम्मीद है मुझे बेरोक टोक बोलने का मौका बिल्कुल आपके पास 1.5 मिनट मौका दिया जाएगा। सबसे पहली बात, राहुल गांधी को जब देखते तो लगता है, कबीर का एक दोहा है हमारे बिहार यूपी में बहुत प्रसिद्ध है, बूढ़ा वंश कबीर का तो उपजा पूत कमाल। तो ये वही राहुल गांधी है, बूढ़ा वंश राजीव जी का उपजा पूत राहुल। एक दोहा है कि बढ़े पुत्र पिता के धर्म से और खेती उपजे अपने कर्म से। तो पिता के धर्म से राहुल गांधी सदन पहुंच गए, खेती तो कर्म से वो कर नहीं पा रहे हैं, लगातार हारते जा रहे हैं, बौखलाहट है। कुछ दिन पहले भारतीय जनता पार्टी ने राहुल गांधी की सीक्रेट विदेश यात्राओं का एक फेहरिस्त मीडिया में जारी किया। हो सकता है राहुल गांधी उससे बौखलाए हों। 12 साल से भारत की जनता ने उनको करीब करीब हर राज्य में निपटा दिया, केंद्र में निपटा दिया, तो उससे बौखलाए कि जनता का नकार उनको बर्दाश्त नहीं हो रहा है। प्रधानमंत्री मोदी को लगातार सम्मान मिल रहा है और ये वोट चोरी का एक साबुन लेके घूमते हैं। जनता वहां से वोट इनके मुंह पे कालिक पोतती है, ये वोट चोरी के साबुन से अपना मुंह साफ करना चाहते हैं। ये कांग्रेस का चरित्र बन गया है। अब आइए कि गद्दार की परिभाषा अगर राहुल गांधी के हिसाब से लें तो जरा मैं पूछना चाहता हूं कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने 2 पासपोर्ट रखने के केस किस पर चलाने के आदेश दिए हैं? आप लोग जानते हैं? राहुल गांधी पर। इस देश का विपक्ष का नेता अगर 2 पासपोर्ट धारी है तो बताना नहीं पड़ेगा। ये एक मिनट, आपके बीच में नहीं एक मिनट पहली बार बोल रहे हैं। बिलबिलाइए मत। अगर देश का विपक्ष का नेता इससे बदलेगा नहीं, 2 पासपोर्ट धारी है तो बताइए ये देश के साथ क्या है? गद्दारी है। अगर थोड़ा सा और पीछे चलते हैं, राहुल गांधी जी की माता पे भी आज बात होगी, कांग्रेस की अध्यक्षा रही है, संसद में है। 16 साल बाद इस देश की जिसने नागरिकता ली हो, विवाह के बाद ये इस मिट्टी के साथ कौन सी वफादारी है? यह भी सवाल उठेगा। एक सवाल और है, रेड साड़ी नाम का एक किताब था, कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, बैन करने के करीब थी और करीब करीब बैन कर दिया। उस किताब में 2 जिक्र है कि कितनी बार कांग्रेस परिवार ने इटली की एम्बेसी में शरण मांगने के लिए कॉल किया था। उस किताब में 2 बार जिक्र है कि सोनिया गांधी इटली के उसमें शरण लेना चाहती है। ये देश के साथ वफादारी है। अब प्रधानमंत्री, एक लाइन है, स्वीडन नॉर्वे ने अपने सर्वश्रेष्ठ सम्मान से उनको सम्मानित किया। 3.5 लाख करोड़ का विनिवेश करने का समझौता करके आए। यूएई से 45,000 करोड़ है,
नीदरलैंड और स्वीडन की जो कंपनी है जो एआई बनाती है उससे एएसएलएम से समझौता करके आए। तो प्रधानमंत्री विदेश यात्रा पर गए हैं, भारत में विनिवेश को लेकर, भारत की समृद्धि के लिए चिंतित हैं, वो अपनी यात्रा पर गए हैं। देश 5 ट्रिलियन इकोनॉमी पर पहुंचने वाला है। राहुल गांधी तय करे, अगर विपक्ष की नेता की भूमिका में रहना है, ये तू तड़ाक तुम ये शब्द बंद करे और देश से माफी मांगे। वरना ये देश रुक जाइए, ये देश सबको सबक सिखा चुका है, सबकी सत्ता बिल्कुल मौका दिया अपनी बात को रखने का। अब राजकुमार भाटी को 2 मिनट का मौका है। राजकुमार भाटी, पॉइंट ये नहीं है कि ऑपोजिशन मुद्दों को उठाए, लेकिन डराने वाला माहौल बनाए। देखिए, देश में आर्थिक तूफान का आलम हो गया है, सब कुछ खराब होने वाला है, और गद्दार बोल दे देश के प्रधानमंत्री को, गृह मंत्री को। क्या आपको लगता है नेगेटिव पॉलिटिक्स से पॉजिटिव रिजल्ट्स आ पाएंगे? क्या नकारात्मक राजनीति ही जरिया है विपक्ष के कुछ नेताओं के पास? नहीं, गद्दार जैसे शब्द से तो मैं बिल्कुल भी सहमत नहीं हूं, लेकिन बोला तो दोनों तरफ से जा रहा है। जो मोदी जी 12 साल तक हमें सपने दिखाते रहे, सोने की चिड़िया बना दूंगा, विश्व गुरु बना दूंगा, मैं नॉन बायोलॉजिकल हूं, बेरोजगारी खत्म कर दूंगा, रुपए को डॉलर के बराबर ले आऊंगा, पेट्रोल डीजल 35 पे आ जाएंगे। अब वही मोदी जी हमसे 12वें साल में कह रहे हैं हम संभाल नहीं पा रहे हैं व्यवस्था को, खर्चे कम कर दो, सोना मत खरीदो, यात्रा करनी बंद कर दो, घर से काम करो, वर्क फ्रॉम होम, गाड़ी पूल करो, एक गाड़ी में कई लोग जाओ। ये मोदी जी कह रहे हैं। मुझे लगता है कल को कहेंगे कि एक समय भोजन करें, 2 में से एक समय ही भोजन करें। और क्या ये एक दिन का काम नहीं है? ऐसा तो बोला नहीं। एक दिन पाजामा पहने तो कुर्ता ना पहने, और एक दिन कुर्ता पहने तो पजामा ना पहने। कल को हो सकता है ये भी कहने लगे आधी रात सोएं और फिर एसी बंद करके मन की बात सुने। पूरी रात सोने से बिजली ज्यादा खर्च होती है। तो ये देश कहां पहुंच गया। मुझे तो एक मेरे मित्र है, उनका शेर याद आता है कि निगेहबा कुछ निजामे गुलसिता कुछ और कहता है, परिंदा कुछ शजर कुछ आसियां कुछ और कहता है, सभा से ताजगी गुंचों से रौनक, गुल से बू गायब, चमन का हाल कुछ है, बागवा कुछ और कहता है। राजकुमार भाटी, मेरा आपसे सवाल है, एक सेकंड, मैं बिल्कुल गौरव आपको बता रहा हूं, क्या आपको लगता नहीं है ये नेगेटिव पॉलिटिक्स, अब आप पजामा पहने, एक दिन पजामा पहने, एक दिन कुर्ता पहने, एक दिन खाना ना खाएं, ऐसा तो कुछ मोदी जी ने बोला कह रहे हैं। एक दिन ऐसा तो बोला नहीं, लेकिन आप उम्मीद कर रहे हैं कि कल्पना कर रहा हूं भारत के और खराब दिन आएंगे। ऐसी कामना कौन करता है? कभी कभार ईश्वर भी कह देता तथास्तु। सोचिए आपकी पार्टी में ऐसा हो गया, एक दिन पजामा पहनना, अगले दिन कुर्ता डालना, क्या होगा? आपने अभी एक थोड़ी देर पहले बात की थी कि भय पैदा किया जा रहा है। जी, भय तो मोदी जी के बयान से पैदा हुआ। हम लगातार संकट है ना मोदी से, ये संकट का मोदी जी के 29 अप्रैल तक लगातार बीजेपी के प्रवक्ता ये कह रहे थे भारत में पेट्रोलियम के दाम नहीं बढ़ेंगे। हमारे प्रधानमंत्री सक्षम में कंट्रोल कर लिया है। अब 29 के बाद दाम बढ़ाने शुरू कर दिए, एकदम सिलेंडर के दाम दुगने कर दिए कॉमर्शियल के, और होम सिलेंडर भी बहुत महंगा हो गया है और ब्लैक में बिक रहा है। ओके, जवाब मैं बिल्कुल गौरव भाटिया आपको मौका दे रहा हूं। गौरव भाटिया, वो कह रहे हैं डराने का काम तो आप ही लोगों ने करा, प्रधानमंत्री ने बोला, उसके बाद लोगों के मन में डर की भावना आई। क्या इकोनॉमी को आप लोग संभाल नहीं पा रहे हैं? और देखिए, अब तो खाना एक टाइम खाइए, राजकुमार भाटी जी कह रहे हैं। देखिए, सबसे पहले इनको देश की चिंता है नहीं, लेकिन मैं फिर भी बता दूं देश कहां से कहां पहुंच गया है। अनुच्छेद 370 छू नहीं पाते थे, मोदी जी ने उखाड़ के फेंक दिया, 75 साल में नहीं हुआ था। भव्य राम मंदिर कब बनाओगे, तारीख नहीं बताओगे। भव्य राम मंदिर भी बनाया है, तारीख भी बताया, तुमको भी बुलाया है। जीएसटी लागू किया, महिला आरक्षण लागू किया, ईडब्ल्यूएस को आरक्षण मिले, यह भी सुनिश्चित किया। और सबसे बड़ी बात है, ये देश कहां जा रहा है मैं आपको बताता हूं। नफरत की बात हो रही है, ये भाटी जी का बयान है। देखिए कितना प्यार से लबालब टपक रहा है प्यार। ब्राह्मण जो होते हैं, ब्राह्मण भाई, हमारे ब्राह्मण भाई, इधर भी ब्राह्मण भाई, ये वैश्य से भी बदतर होते हैं। ये कितना प्यार समाजवादी पार्टी की टूटी साइकिल के प्रवक्ता बता रहे। दूसरा गलत बयान की जा रही है। अभी सारे वीडियो लेके आया हूं, बजा भी दूंगा। अगर मैंने ये शब्द बोले हो तो अभी सजा बजाऊंगा। सुनिए, दूसरा, जाट और गुज्जर, यहां जो एक पत्नी होती है ये कई पति के साथ रहती है, मतलब महिलाओं का भी अपमान, जाट गुज्जर का भी अपमान। वैसे इनसे पूछा गया कि हिंदू धर्म के बारे में तुम्हारा क्या कहना है, कहने लगे मंदिर जाने की मैं जरूरत नहीं समझता, मुझे यह भी नहीं पता भगवान होते हैं कि नहीं होते हिंदू धर्म में, लेकिन जब बात आती है मोहम्मद की, सबसे बड़े महापुरुष अगर कोई हैं तो वो मोहम्मद साहब है। मतलब बने रहेंगे हिंदू,
चोला डालेंगे हिंदू का और गाली देंगे हिंदुओं को, और महापुरुष है मोहम्मद। अब मैं एक बात कहता हूं, समझिएगा इसे, कद बड़ा नहीं करता है एड़ियां उठाने से, कद बड़ा नहीं करता है एड़ियां उठाने से, अक्सर इज्जत मिल जाती है सर झुकाने से। तो सर झुकाओ जनता के सामने, इज्जत मिलेगी। दूसरी बात, एक बात और कह दूं, आपने 1.5 मिनट बोला, आगे मौका दूंगा, आगे मौका दूंगा, आगे मौका दूंगा, 10 सेकंड राजकुमार भाटी, कह रहा हूं। हाँ, दूसरी बात इन्होंने पेट्रोल की करी। मैं डंके की चोट पे कहता हूं, पूरे विश्व में अगर कोई देश हो भारत को छोड़ के जहां 75 दिन तक जो तेल की कीमतें हैं वो नहीं बढ़ाई गई है, ये केवल भारत था। और आज जहां हर जगह इन्फ्लेशन 30 से 40% पहुंचा है, भारत में 4% है, और जो पेट्रोल डीजल की कीमतें केवल 4 रुपए बढ़ाई गई है। मैं एक क्लैरिफिकेशन दे दूं, जो ब्राह्मण और वैश्य की बात हुई है, चैनल उस बात से बिल्कुल एग्री नहीं करता। जो गुजर और जाट के विषय में भी बात की गई है, चैनल उससे बिल्कुल एग्री नहीं करता। राजकुमार भाटी, आपकी बात को, कि आपके कई बयानों को कोट करा, क्या आपको लगता नहीं है कि मैं फंसता नहीं हूं, फंसाया गया हूं, या आपको लगता है कि आप खुद ही फंस गए हैं? मैंने आपके शो में जो भी बात उठाई वो देश की समस्या उठाई, वो व्यक्तिगत हो गए, मेरे ऊपर आरोप लगाने लगे। इसका मतलब साफ है, इसका मतलब साफ है कि इनके ऊपर ये देश की समस्याओं पर चर्चा करने में सक्षम नहीं है, ये देश की समस्याओं को हल करने में सक्षम नहीं है। उनका 1 मिनट दीजिए, फिर आप बोलिए। किसी के ऊपर व्यक्तिगत आरोप लगाना देश की समस्या हल करने का तरीका नहीं है। और जो मेरे बारे में इन्होंने बोला, तोड़ मरोड़ के झूठ बोला। मैं किसी जाति, किसी धर्म के खिलाफ नहीं हूं। मैंने किसी को जाति को अपमानित करने के लिए कभी कोई बात नहीं कही। पर ये वैश्य वाला तो बयान नहीं, मैंने केवल वो लोकोक्ति मुहावरे पे कार्यक्रम था। सुनिए, फिर मैं हंसने लगा, चिल्लाने मैंने केवल गौरव जी देखिए, इसे सुनाइए मत, मेरा निवेदन आपसे, नहीं सुनना, इसे सुनाइए मत, मेरा निवेदन आपसे। एक सेकंड राजकुमार भाटी, अपनी बात रख ले, 30 सेकंड। एक बहुत इंटेलेक्चुअल कार्यक्रम था जिसमें अच्छे वक्ता थे। एक सेकंड, नहीं बोल, ये क्या है? इंटेलेक्चुअल कार्यक्रम है और गाली देने इंटेलेक्चुअल भड़बड़ तो अखिलेश यादव ने गिराया था। मुझे जब आप बुलवाओ, मैं जब बोलूंगा अपने पिताजी को, जब आप टाइम दोगे जब बोलूंगा, याद है वो, मैं इंटेलेक्चुअल प्रोग्राम में था, गाली देने ब्राह्मणों को। एक सेकंड, यहाँ के जो ब्राह्मण है ना, अगर परशुराम जी का अवतार बन गए, ऐसे भागे गए, दिखाई नहीं देंगे कहीं। राजकुमार, देखिए, ये वायलेंस को हमने वो करते हैं, लेकिन मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, आपने बोला वो इंटेलेक्चुअल कार्यक्रम में आप ब्राह्मण और वैश्यों को कंपेयर थोड़ी कर देंगे। देखिए सुनिए, किसी आदमी के खिलाफ ऐसा षड्यंत्र नहीं करना चाहिए कि उसे अपनी बात कहने बिल्कुल नहीं, आप करिए अपनी बात को। वो एक इंटेलेक्चुअल कार्यक्रम था, उसमें बड़े बड़े वक्ता थे, योगेंद्र यादव जी थे, आशुतोष जी थे, प्रोफेसर रतन लाल थे, और उसमें लोकोक्ति मुहावरे कहावतों पे ही वो कार्यक्रम था। सत्यप्रकाश मिश्रा शांति, कार्यक्रम का टॉपिक ही ये था कि भारत में जातियों को लेकर बनी लोकोक्तियां, मुहावरे और कहावतें। उसमें मैंने कहा कि बहुत खराब कहावतें बनी हुई हैं जिन्हें कहने में भी शर्म आती है। मेरा पूरा वीडियो आप सुन सकते हैं। और उससे पहले मैंने गुजरों अहीरों के बारे में खराब कहावत है वो बताई। मैं खुद गुजर जाति से आता हूं, मैंने ये नहीं कि एक ही जाति की बताई। अब अनफेयर हो जाएगा। फिर मैंने ब्राह्मण वाली जो कहावत है, एक सेकंड, फिर मैंने ब्राह्मणों के बारे में जो खराब कहावत है, और मैंने कहते समय कहा कि इतनी खराब है कि मैंने जीवन में कभी बोली नहीं। अच्छा, एक मेरी बात, मैंने ये भी कहा, बोल रहे थे तो इनकी चिंता मैंने ये भी कहा कि मैं माफी के साथ ये बोल रहा हूँ। हाँ, तो इसके बाद क्या विषय मैंने किसी को अपमानित करने के लिए नहीं कहा। इस विषय को यहाँ खत्म करते हैं। ओके, सत्यप्रकाश मिश्रा 20 सेकंड। मैं बिल्कुल मौका दे रहा हूँ सत्यप्रकाश मिश्रा। राजकुमार भाटी साहब ने पूछा कि देश कहां पहुंच गया कि आधे कपड़े पहनेंगे। पता है भाटी जी, आप जिस कांग्रेस के दुम पकड़ के घूम रहे हैं, नहीं, कुछ उसके जमाने में देश में 58 करोड़ लोगों को खाता तक नहीं था। भाटी जी, 58 करोड़ जनधन खाता कब खुला? जब मोदी सरकार आई। आपको मालूम है भाटी जी, घर देने की योजना के पैसे कहां जाते थे? आज प्रधानमंत्री के घर देने की योजना है, सौर ऊर्जा उनके घर पर होगा, आयुष्मान भारत योजना है, और तरह तरह की योजनाएं जिससे देश लाभान्वित हो रहा है। बार हो रहा है कि 12 साल बाद, 12 साल में ये देश कहां पहुंचा, बार पूछा जा रहा है कहां पहुंचा। एक इंटरेस्टिंग किस्सा आपको बताता हूं, और उसके बाद इससे काफी कुछ आप लोगों को पता लगेगा। अबे दुबे, देखिए, एक दौर था 2008 का, 26/11 होता है, 26/11 होता है, और उसके बाद सरकार पलटवार नहीं कर पाती है।
एक ये दौर होता है जब सर्जिकल स्ट्राइक से लेकर एयर स्ट्राइक से लेकर ऑपरेशन सिंदूर होता है, एक और ऑपरेशन चल रहा है, पता नहीं क्यों हो रहा है लेकिन भारत के लिए अच्छा हो रहा है। मैं सूचना दे देता हूं, पुलवामा हमले का मास्टरमाइंड हमजा को एक अननोन मैन ने पीओके में गोली मार दी है। तालियां होनी चाहिए इसके ऊपर, जय हिंद होना चाहिए इसके ऊपर, वंदे मातरम होना चाहिए इसके ऊपर। ये है, ये अब पता नहीं किसने किया है, पता नहीं किसने किया है, पता नहीं क्या माता जी कह रही हैं आप? वंदे मातरम। बिल्कुल बिल्कुल वंदे मातरम है और रहेगा, लेकिन जी लेकिन सोचिए एक वो दौर था, एक ये दौर है। क्या आपको लगता नहीं है कि यही कारण है बीजेपी राज्य दर राज्य जीतती आ रही है और तीसरी बार केंद्र में भी सरकार बनी है? और क्या आपको लगता नहीं है कि इस नेगेटिव पॉलिटिक्स से, जो मेरा भाटी जी से सवाल था, आपका ऑपोजिशन का पॉजिटिव नहीं हो पा रहा है? एंड विच इज वेरी वेरी एविडेंट, इट इज वेरी लाउड एंड क्लियर। मैं पूछना चाहता हूं देश के प्रधानमंत्री जी से कि पुलवामा में वो 300 किलो आरडीएक्स कहां से आया? जांच की रिपोर्ट आज तक आई कि नहीं आई, ये बताइए। जितने बड़े आतंकी हमले हुए भारतीय जनता पार्टी की सत्ता की सरपरस्ती में हुए, आजाद भारत के इतिहास को उठाकर देख लीजिए। 90 में कश्मीर में पंडितों ने पलायन किया, भारतीय जनता पार्टी की साझा सरकार थी। सिंहपुरा का हमला हुआ, सिखों को कत्लेआम कर दिया गुरुद्वारे के बाहर ले जाकर, भारतीय जनता पार्टी की कश्मीर में सरकार थी। नदी मार्ग थाने का हमला हुआ, पूरे के पूरे गांव को पेड़ के नीचे बिठाकर काट दिया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। दो बार हमारी अमरनाथ यात्रा पर हमला हुआ, एक बार मोदी जी की सरकार थी, एक बार अटल जी की सरकार थी। पुलवामा हुआ, पहलगाम हुआ, एक के बाद एक सेकंड। अमीश देवगन जी, एक मिनट अमीश देवगन जी, अब मैं ये पूछना चाहता हूं, इन्होंने देखिए मैं बहुत आज विषय पर रहना चाहिए इसलिए मैं पेट्रोलियम प्रोडक्ट की बात की। 43 लाख करोड़ रुपए आपकी जेब से डाका डाला है मोदी सरकार, गलत करा है। जब 20 डॉलर प्रति बैरल भी पेट्रोल के दाम थे, तब भी वो ट्रांसफर आपको अबे जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। एक मिनट सुनिए, एक आखिरी बात कहने दीजिए। ये प्रधानमंत्री का लाल किले की प्राचीर से भाषण सुनिएगा 15 अगस्त 2015 का, कि मैं क्रूड ऑयल का और एडिबल ऑयल का प्रोडक्शन इतना करना चाहता हूं कि इंपोर्ट की डिपेंडेंसी कम हो जाए। 38 मिलियन मेट्रिक टन था जिस दिन भाषण देते हैं क्रूड ऑयल का प्रोडक्शन, आज 27 मिलियन मेट्रिक टन हो गया। खाने का तेल अमीश देवगन जी 42% तिलहन का उत्पादन किसानों ने बढ़ा दिया। मोदी जी के दो दोस्त अडानी और पतंजलि वो बेतहाशा इंपोर्ट कर रहे हैं। और एक और खुलासा कर दूं जो सीएसीपी ने अभी अपनी रिपोर्ट में दिया है, नेपाल से 7 लाख सारे खुलासे आपके पास ही है, लेकिन आप ही का खुलासा नहीं हो पाया, आप ही का खाता नहीं खुल पाया बंगाल में। सुनिए ना, सारे खुलासे आपके पास ही है। और बिल्कुल सही कहा, एक सेकंड बड़ा इंपॉर्टेंट है, एक सेकंड आपने मैंने आपको भरपूर मौका दिया सर कितनी आखिरी बात होगी? कांग्रेस आखिरी बात हो गई है यूपी में, जानना चाहिए, बहुत महत्वपूर्ण है। आप जानते हैं 7 लाख टन सोयाबीन का ऑयल नेपाल से बना। ओके सर, नेपाल एक ठीक है, मैं सोयाबीन का पैदा नहीं अभी करता बोला है। भाटी, अभी अभय दुबे जी ने बड़ी चिंता जताई महंगाई के ऊपर और तालियां बजानी चाहिए इनके लिए। देखिए बीजेपी के शासन में भी महंगाई जो है उसमें हल्की बढ़ोतरी हुई है, कांग्रेस के शासन में भी बढ़ोतरी हुई है, लेकिन आपको पता है इस देश में कौन सा ऐसा राज्य है जहां पर सबसे ज्यादा पेट्रोलियम प्रोडक्ट पर वैट लिया जाता है? किसी एनी केसेस? तेलंगाना 35%। और अभी रिसेंटली केरल में इनकी सरकार है, ये पहले लेफ्ट की सरकार थी, इन्होंने 4 रुपए दूध के दाम बढ़ा दिए। तो आप क्यों महंगाई कर रहे हैं? आप तो कह रहे थे मोदी जी महंगाई मैन है, यहां तो सुपरमैन आ गया है महंगाई का कोई, ये तेलंगाना में और केरल के अंदर। भाटी जी से एक सवाल है, आप हमेशा ओबीसी की बात करते हो, लेकिन जो हिंदू ओबीसी है उससे कहीं ज्यादा, क्योंकि सच्चर कमेटी की भी रिपोर्ट है, मुस्लिम जो ओबीसी है जिसको पसमानदा कहा जाता है, मोदी जी ने भी उसकी बात कही, उस पर आप क्यों नहीं बात करते? जबकि वो प्रोग्राम जो था उसमें आपको पसमानदा मुसलमानों की बात करनी चाहिए थी, ओबीसी मुसलमान। मैं भाटी जी से बात करना चाहती हूँ। भाटी जी मैं बड़े प्रेम से आपसे बात करना चाहती हूँ, आदर और सम्मान से, कि आपने कहा कि महंगाई इतनी हो गई, मोदी जी ने कहा पजामा मत पहनो, कभी कमीज मत पहनो, कभी खाना एक टाइम खाओ। आपको याद होगा कि प्रधानमंत्री हमारे शास्त्री जी भी थे, उन्होंने बोला था कि एक दिन हफ्ते में व्रत रखो ताकि अन्न बचे देश के लिए। देश के लिए अगर हमें कुछ कहा जाएगा तो हम अपने प्रेम के साथ, यही भावना है लोगों के अंदर, यही भावना है। आप इसी भावना पर बोल रहे हैं, आप इसी भावना पे वार कर रहे हैं। अच्छी बात रखी है, गंभीर बात रखी है, लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि शास्त्री जी ने उस समय कहा था
जब अमेरिका से गेहूं आता था, हमारे देश में गेहूं इतना पैदा नहीं होता था कि हमारा पेट भर सके, और अमेरिका ने हमें वो गेहूं देना शुरू कर दिया जो वो अपने पशुओं को डालता था। तो शास्त्री जी ने कहा हम इनका सड़ा हुआ गेहूं नहीं लेंगे, एक समय खाना खा लेंगे, छतों पे गेहूं बोलो। और फिर उसके बाद इंदिरा गांधी जी हरित क्रांति लेके आई, और आज हरित क्रांति के बाद हालत यह है हम 140 करोड़ लोगों का पेट भी भरते हैं और निर्यात भी करते हैं। इसके लिए हमें देश के किसानों को सैल्यूट करना चाहिए। आज मैं बड़े दुख के साथ कहती हूँ, मोदी जी ने एक अपील की, हम कितनी खिल्ली उड़ा रहे हैं। मैं उस ममलिकत में 14 साल रही हूँ, सोने जैसा देश था, पेट्रोल जो है वहाँ पैदा होता था, गोल्ड सोना पैदा होता था, लिक्विड गोल्ड पैदा होता था। आज उन लोगों की ये हालत है, तेहरान वासियों के सर पे छत नहीं है, एक नान मशीनी मिल जाए और एक प्याज और आलू मिल जाए, खुदा का शुक्र करते हैं। उनकी छत इतनी बुरी हालत है, अभी 2 महीने अगर वॉर नहीं खत्म हुई तो उनका क्या हाल होगा। मुल्ला अपनी जिद करे बैठे हैं और लड़ाई कभी खत्म नहीं होती है। क्या कुछ दल, क्या कुछ विपक्षी दल इकोनॉमी के नाम पर डर की दुकान खोल चुके हैं? ये एक हमारे एजेंडे का पॉइंट है। मैं इस पर राजकुमार भाटिया आपकी राय लेना चाहता हूं। अखिलेश यादव जी ने भी बड़ा कमेंट किया, देखिए बीजेपी ने सब कुछ बर्बाद कर दिया है। ये लड़ाई तो भारत ने शुरू नहीं करी है, मोदी ने तो शुरू नहीं करी है, ये लड़ाई वैश्विक स्तर पर है और ये वैश्विक संकट है। ऑस्ट्रेलिया में भी दिक्कत है, यूरोप में भी दिक्कत है, अमेरिका में भी दिक्कत है, पाकिस्तान में भी दिक्कत है, ब्रिटेन में भी दिक्कत है, जर्मनी में भी दिक्कत है। हर जगह ऑयल प्राइसेस बेतहाशा बढ़े हैं। हमारे यहां 4 साल बाद 3 रुपए 80 पैसे बढ़े हैं। इसमें क्या आपको लगता नहीं है कि ऑपोजिशन का काम है इस मुश्किल घड़ी में देश का और सरकार का साथ दे, ना कि इससे मतलब भ्रम को और फैलाए? ये जो भारत के सामने आर्थिक संकट खड़ा हुआ है, ये युद्ध के कारण है और ये वैश्विक संकट है, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन इसको जिस तरह समझदारी के साथ और साहस के साथ कंट्रोल करना चाहिए था, वो हमारे मोदी जी नहीं कर पाए। वो ट्रंप के दबाव में आ गए। एक भाई ने कहा कि बहन जी ने कहा शायद कि मुल्ला जिद पे अड़े हुए हैं। मुल्ला जिद पे नहीं अड़े हुए, ट्रंप जिद पे अड़ा हुआ। ट्रंप की वजह से लड़ाई हो रही है। इस लड़ाई की असली वजह ट्रंप है और मोदी जी उनके दबाव में आकर, रूस और ईरान दोनों हमारे मित्र भी हैं और पड़ोसी भी हैं, उनसे हम सस्ता तेल ले रहे थे। ट्रंप के दबाव में आकर वेनेजुएला से तेल लेंगे। वेनेजुएला से जहाज आने में 5 गुना समय लगता है और 10 गुना खर्चा बैठता है। ये कौन सी समझदारी है? और जो ये भी झूठ, वो कह रहे हैं कि भारत ने इसको मिसमैनेज करा है, भारत दबाव में है। जवाब इस बात का, बिल्कुल दबाव में नहीं है। 50% ट्रंप साहब ने फिर ये एक दिन पजामा पहनेंगे, एक दिन कुर्ता डालने की बात क्यों आ रही है? नहीं, फुल सूट पहन के घूम रहे हैं वो, और आगे भी पहनेंगे, वो भी पहनेंगे, मुलायम भी कुर्ता पजामा दोनों डाले हुए हैं। और अखिलेश जी टोपी भी लगाएंगे। अखिलेश जी टोपी भी लगाएंगे। यहां में दिख रहा है, रंग बदलने अलग बात है, लेकिन पॉइंट पहने दीजिए। भारत दबाव में नहीं है। 50% अमेरिका ने टैरिफ लगाया, भारत नहीं झुका, फिर 18% पर आया। वैश्विक संकट आएगा इस तरह किसी को अंदाजा नहीं था। भारत के पास अभी भी 60 दिन का भंडारण है। एक थोड़ा रिक्वेस्ट किया उन्होंने कि थोड़ा सा सोना कम खरीदते, थोड़ा पुल कर लेते, थोड़ा वर्क फ्रॉम होम कर लेते, थोड़ी सी जरा सा अपील क्या कर दी, विपक्ष के पेट में मरोड़ उठ गया। भारत ने 50% घरेलू एलपीजी उत्पादन बढ़ाया, पीएनजी की संख्या लगातार बढ़ाई। 40 देशों से, भाटी जी नहीं बताएंगे, 40 अलग देशों से तेल लाने का समझौता किया। मनमोहन सिंह ने ईरान से तेल खरीदना अमेरिका के दबाव में बंद किया था। पाइपलाइन नहीं आने दिया। 27 किलोमीटर का, आप लोग चेक कर लीजिए। 27 नहीं आया और अपने पेट्रोलियम मंत्री मणिशंकर अय्यर को रात में आधी रात हटाया। क्या कागज ला रहे हैं? क्यों नहीं आया? ये इनका आप लोगों ने किया। उन्हीं की बात है। ये सब फर्रे लेकर मत आया। आप झूठ बोल रहे हैं। ये फर्रे लेकर मत आइए। प्रेस रिलीज है, देखिए 8 मई 2012 की, और हमने कहा कि कोई एक देश दूसरे झूठ, सरासर झूठ, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का झूठ बोलते हो आप। अरे नहीं गए, मेरी बात सुनिए। मनमोहन सभ्यता के दायरे में अपनी अपनी। ओके मिश्रा जी शांति, एक सेकंड। अरे दुबे जी, मिश्रा जी, देखिए ये शास्त्र नहीं चल रहा है। मेरा निवेदन है, दुबे जी और मिश्रा जी, मेरा निवेदन है इत्मीनान से बात रखिए। ये शास्त्र नहीं चल रहा है। क्या आपको लगता है इंडिया अलायंस का, भाटी जी, फ्यूचर क्या होगा?
मैं देख रहा हूं दिल्ली में बहुत बुरा हाल है, पंजाब में आप देख ही रहे हैं आमने सामने लड़ेंगे। उद्धव ठाकरे भी क्या कुछ बयान दे रहे हैं, मुझे बताने की आपको बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। अब तो ये लोग बीएसपी से मिलने के लिए जा रहे हैं। इंडिया अलायंस के भविष्य का आप क्या भविष्य को कैसा देखते हैं? इंडिया अलायंस जी निपटी गई है पॉलिटिकली। इंडिया अलायंस का भविष्य बहुत उज्जवल है, सुनहरा भविष्य सामने खड़ा है, प्रतीक्षा कर रहा है। अभी उत्तर प्रदेश में एक बात है, हौसले की तारीफ करनी पड़ेगी। अभी आप बंगाल में बुरी तरह आ रहे हैं, लेकिन और मैं देख रहा था अखिलेश जी का वीडियो ममता जी के सामने। अखिलेश जी ममता जी कह रहे दीदी आप बिल्कुल हारी नहीं है, वो भी कह रही मैं बिल्कुल हारी नहीं हूं। मतलब कमाल की बात है, मतलब कमाल है। मतलब ये तो वही हो गया जो कांग्रेस की 99 सीटें आई 2024 में, तो कांग्रेस इतनी खुश हो गई कि कहने की बात नहीं है। और उसके बाद हरियाणा, दिल्ली में क्या हाल हुआ, महाराष्ट्र में क्या हाल हुआ, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। देखिए मंजिलें उनको मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है, और परों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। अच्छा, ये इंडिया बिल्कुल गौरव भाटिया, ये इंडिया अलायंस का भरोसा है या ओवर कॉन्फिडेंस है क्या इनमें? कभी कभी मेरे दिल में ये ख्याल आता है कि सपा की टूटी साइकिल ज्यादा टूटी है या इंडिया अलायंस ज्यादा तो नहीं फटा है। और मैं क्यों कह रहा हूं, मैं नहीं ये सब कोई टूटी पे ऐतराज नहीं है आपको? टूटी भी नहीं बोला, बोला। अच्छा मैंने टूटी साइकिल बोलना तो इसे कट कर, टूटी साइकिल बोला, वो वाली टूटी नहीं बोला, इनको समझ में नहीं आता। कोई बात नहीं, वो कह रहा है आपने टूटी साइकिल बोला। आप सुनिए, ये टोटी समझ गए, ये टोटी समझ गए। वो कोई नहीं। अखिलेश यादव ने क्या कहा कांग्रेस पार्टी के लिए, बड़ी चालू पार्टी है। और कमलनाथ बोले अखिलेश कौन होता है, यही इंडिया अलायंस का सारांश है। और 2027 में जो बिगाड़ सके, जितना दम लगा सके लगा लो, आएंगे तो योगी आदित्यनाथ जी। क्या कांग्रेस के साथ आप लोग जाएंगे या कांग्रेस बीएसपी के साथ जाएगी? क्योंकि इंडिकेशन कांग्रेस बीएसपी के साथ जाने का दे रही है। कांग्रेस और हमारे बीच बहुत अच्छी केमिस्ट्री है, बहुत अच्छा मैथ है, बहुत अच्छी फिजिक्स है। राहुल गांधी और अखिलेश जी के बीच में भी बहुत अच्छी समझ है। हम और कांग्रेस मिलकर लड़ेंगे। आप और कांग्रेस मिलकर लड़ेंगे। ओके, लास्ट लाइन 10 सेकेंड्स। कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, मोदी जी ने भ्रष्टाचारियों से नाता जोड़ा। इनका गठबंधन पे तो प्रकाश डाल लो एक बार। भाग मुकुल भाग, सीबीआई आ रही वेस्ट बंगाल में मुकुल रॉय को, अभी तो शुभेंदु अधिकारी को जो अभी बनाया चीफ मिनिस्टर, देखिए कैसी मिर्ची लगी है, देखिए आग निकल रही है, आग देखिए। चलते चलते मैं ये कहना चाहूंगा कि देखिए मोदी को गद्दार बोल के अगर कांग्रेस की सत्ता में वापसी होती तो कब की हो जाती। मोदी को बहुत कुछ बोला लेकिन कांग्रेस सत्ता में वापस नहीं आ पाई। इसलिए मेरी बिन मांगी सलाह है, लेनी होगी तो लेंगे, नहीं लेनी होगी तो नहीं लेंगे। मोदी को गाली देने से विपक्ष का बेड़ा पार नहीं होगा। दूसरी तरफ अपनी लकीर को बड़ा करना होगा, तभी कुछ हो पाएगा। नहीं तो बंगाल में अगर भारतीय जनता पार्टी का परचम लहरा सकता है तो फिर बाकी राज्यों की बात छोड़िए, क्योंकि बंगाल की जीत, मैं जब से बीजेपी बंगाल जीती है तब से कह रहा हूं, बंगाल की जीत सामान्य जीत नहीं है, वो सिर्फ पॉलिटिकल जीत नहीं है, वो बीजेपी की विचारधारा की दशकों में सबसे बड़ी जीत है। और बंगाल, हम उत्तर प्रदेश को राइट विंग स्टेट कहते हैं, लेकिन बंगाल विल बी द बिगेस्ट राइट विंग स्टेट इन नेक्स्ट 10 इयर्स। ये मेरे वर्ड्स हैं, आप देखेगा, क्योंकि बंगाल में की राजनीति में अमूल चूल परिवर्तन हम देख रहे हैं। फिलहाल आज के लिए इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखिए और नेताओं से निवेदन है, बीजेपी के, कांग्रेस के, सपा के, एनडीए के, यूपीए के, यानी इंडिया अलायंस के नेताओं से उम्मीद है अपनी भाषा पर संयम रखिए। जय हिंद और वंदे मातरम गाते रहिए। नमस्कार।